जैन साथियों, जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में बात की थी जो प्राचीन उत्तर भारत के जो प्राचीन शासक है ना उनके बारे में बात की थी, यानी कि वर्धन वंश के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वर्धन वंश बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे वर्धन वंश में, जिन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में फैला दिया था। लेकिन वो दक्षिण भारत में नहीं आ पाए थे, क्योंकि दक्षिण भारत में भी क्या महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासन थे। कुछ राजवंश ऐसे थे, शक्तिशाली थे, जिन्हें हरा पाना हर्षवर्धन के बस में नहीं था, तो वह राजवंश स्वतंत्र थे। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। तो आपको दक्षिण भारत के राजवंशों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण वंश है और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दक्षिण भारत में। और वंश इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो इन्हीं राजवंशों में क्वेश्चन बनते हैं। या फिर एक क्वेश्चन बनते हैं चालुक्य वंश में से। तो इनमें क्या है, जो क्वेश्चन है ना महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं ना, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण है और कौन से फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो फैक्ट महत्वपूर्ण है ना उनको सभी को यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगा, चाहे वो डीपली में से हो चाहे वो कितना ही डीपली हो, तो मैं आपको सारे फैक्ट यहीं पे कवर करवा दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पल्लव वंश के बारे में। सबसे पहले कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन था, पल्लव वंश का शासक कौन था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बनते ना एग्जाम में, तो आप भी देखोगे तो उनमें ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि कौन से वंश का संस्थापक कौन था। और जो दक्षिण भारत के राजवंश है ना, ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, टफ टॉपिक पड़ता है, क्योंकि इसमें काफी छोटे छोटे राजवंश हुए हैं। उत्तर भारत में तो सही था, उसमें क्या था, जो भी राजवंश होता था ना तो उसी का पूरे उत्तर भारत में शासनकाल फैल जाता था। लेकिन दक्षिण भारत में क्या छोटे छोटे प्रांत थे, तो इनको याद करना काफी डीपली हो जाता है, यानी कि ये याद नहीं होते, इन्हें याद करना काफी टफ होता है। तो इनको आपको समझ के चलना है मेरे साथ। तो एक एक वंश की बात करेंगे हम। आज इस वीडियो में हम पल्लव वंश की करेंगे, कल दूसरी वीडियो में नेक्स्ट वंश की करेंगे, ताकि इससे क्या आपको समझने में आसानी होगी। और इसमें से जो डीपली में क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं आपको। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। अब आपको कुछ किताबों में यह मिलेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु न देकर सिंह वर्मन दे देगा आपको, यानी कि सिंह वर्मा दे देगा या सिंह वर्मन दे देगा आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका जो संस्थापक है ना वैसे तो कोई और है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसी को कहते हैं, सिंह विष्णु को। अगर एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए है ना आज तक तो यही क्वेश्चन बनता है, इसका संस्थापक पूछता है तो यही आता है आंसर कि सिंह विष्णु इसका संस्थापक था, और इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। और इनके बारे में एक चीज और कही जाती है कि ये जो पल्लव वंश के शासक है ना, ये वर्धन वंश के शासकों के क्या थे, सामंत थे। क्या थे, वर्धन वंश, ओ सॉरी, वर्धन वंश के नहीं, सातवाहन शासकों के सामंत थे पल्लव वंश, तो ऐसा कहा जाता है। तो अब हम बात करें थे सिंह विष्णु की। तो ये वर्धन वंश का संस्थापक था, वर्धन वंश का संस्थापक, जो कि 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया इसने। यानी कि जो सिंह विष्णु है ना इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 575 से 600 ईस्वी तक। इसी के बारे में आपको इसका शासनकाल ध्यान में रखना है, और बाकी के आपको शासनकाल ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि इनके शासनकाल कभी भी पूछे नहीं गए हैं और ना ही पूछते हैं, क्योंकि इनके बारे में विद्वानों का एक मत नहीं है। यानी कुछ विद्वान अलग बताते हैं, कुछ विद्वान अलग बताते हैं। जो सोर्सेस उपलब्ध है ना वो ज्यादातर सिंह विष्णु के बारे में है। तो आपको सारे फैक्ट यहीं पे कवर कराता हूँ। इसका सिंह विष्णु का ये क्या था, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था, शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक। इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, उपाधि धारण की थी इसने कोत्रायन की। उपाधि कौन सी धारण की थी इसने, तो उपाधि धारण की थी इसने कोत्रायन की, यानी कि कोत्रायन। वैसे तो बहुत सी उपाधियां हैं इसकी, इन्हें भी आपको पता है कि परम भागवत, महाराज धीराज, ये सारी उपाधियां, लेकिन ये सब कॉमन उपाधियां हैं, यानी कि बहुत से राजाओं ने धारण की थी। आपको पता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है, जो सबसे अलग उठ के क्वेश्चन होता है ना, यानी कि सबसे अलग उठ के जो क्वेश्चन बनता है वही पूछता है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी सबसे अलग उपाधि क्या थी, तो पोतरायण की उपाधि थी इसकी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट बनता है कि इसका दरबारी कवि कौन सा था। तो इसका दरबारी कवि था भारवी। कवि भारवी क्या था, इसका दरबारी कवि था कवि भारवी।
कवि 12वीं सिंह विष्णु का दरबारी कविता, जिसने किरातार्जुन पुस्तक की रचना की थी। इसकी पुस्तक भी ध्यान में रख लेना, आप रखना चाहो तो। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हो फैक्ट, आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। मेरा मकसद ये है कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इस कारण मैंने ये फैक्ट लिखे हैं, वरना आप लिखता तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता और आपका काफी समय बर्बाद होता है। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि आपका समय बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप ज्यादा हो सके जितना रिविजन करें। इस कारण मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, कुछ बोल के बताऊंगा, आप लिख लेना। इस 12वीं कवि ने किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद में आता है कि इनकी राजधानी क्या थी, सिंह विष्णु की या वर्धन वंश जो पल्लव वंश है ना, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। राजधानी क्या थी पल्लव वंश की? कांचीपुरम। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंह विष्णु की राजधानी क्या थी, पल्लव शासक सिंह विष्णु की राजधानी क्या थी या पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ओके, अब इसके बारे में एक फैक्ट और पता है कि ये कौन से धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में ये फैक्ट याद रख लो आप। बस दिखने में आपको इतने से फैक्ट है, लेकिन अगर इन्हीं को मैं बताना चाहूं तो बड़ा चढ़ाकर आपको बहुत से बड़े फैक्ट कर सकता हूं इन्हीं को मैं, जैसा कि बाकी सारे टीचर करते हैं। आपको ये इतने से फैक्ट बताएंगे लेकिन वो वीडियो को ज्यादा लंबा कर देंगे, इन्हीं को आपको घुमा फिरा कर बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बताया आपको कि ये फैक्ट याद रखने हैं बस आपको। आपको ऐसे याद नहीं हो तो आप इनको रट लो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन ये आपको ये 4-5 फैक्ट है, ये मात्र 5 फैक्ट है, ये तो आपको याद रखनी है। क्योंकि ये याद रख लोगे ना आप तो आपका सिंह विष्णु के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी इनके बारे में क्वेश्चन नहीं बनता कि कहाँ के जाता था, कहाँ रहता था, और बाकी इनके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। बस ये फैक्ट याद रखो आप इनके बारे में। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन सिंह विष्णु के बारे में बाहर नहीं जाएगा। और पल्लव वंश के बारे में अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारे फैक्ट ये याद रख लेना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे महेंद्र वर्मन की। पल्लव जो सिंह विष्णु है ना, इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक होता है महेंद्र वर्मन। अगर आपको इन शासकों का क्रम ध्यान में रखना चाहते हो तो क्रम तो वैसे पूछता नहीं एग्जाम में, अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता क्रम, क्योंकि बहुत से छोटे मोटे शासक हुए हैं इनमें बीच में। तो जो कमजोर शासक होते हैं ना उनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता, जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो इसके बाद में आता है जो सिंह विष्णु है ना, इसके बाद में आता है महेंद्र वर्मन। उसके बाद में आता है महेंद्र वर्मन के बाद में आता है नरसिंह वर्मन, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद में आता है नरसिंह वर्मन के बाद में फिर वापस आएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। फिर उसके बाद में आएगा परमेश्वर वर्मन, और उसके बाद में आएगा फिर परमेश्वर वर्मन के बाद में आएगा नरसिंह वर्मन, और उसके बाद में आएगा फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ये, और ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। ओके, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय किसके बाद में आता है? फिर परमेश्वर के बाद में आता है, लेकिन वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत ही अयोग्य शासक था, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है हमें, इतिहास में उनके बारे में वर्णन नहीं है ज्यादा। और इस वंश का फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले आप देखते हैं महेंद्र वर्मन के बारे में। कि महेंद्र वर्मन के बारे में आपको 3-4 फैक्ट ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला तो ये कि इसने एक पुस्तक की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने। कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो वह थी मत विलास प्रहसन। याद रह जाएगा, मत विलास प्रहसन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम भी लगा सकते हो आप इसके आगे, या महेंद्र वर्मन भी बोल सकते हो। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन पुस्तक की रचना की थी। ये इसके बारे में और भी फैक्ट अगर आप बनाना चाहो तो ये अच्छा कवि था, अच्छा संगीतज्ञ था, अच्छा साहित्यकार था, यानी कि ये और अच्छा योद्धा था, यानी कि ये बहुत ही योग्य शासक था ये भी। तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। अच्छा संगीतज्ञ था, क्या था ये? संगीतज्ञ था एक, और साहित्यकार था, और अच्छा कवि था। ये काफी अच्छा योग्य शासक था, यानी कला के क्षेत्र में बड़ा उत्कृष्ट शासक था। इसके बारे में इसकी उपाधि ध्यान में रख सकते हो आप। पहली उपाधि है इसकी चैत्यकारी। इस उपाधि से क्या नाम, क्या अंदाज लगा सकते हो आप चैत्यकारी से? तो चैत्यकारी उपाधि का जो चैत्यकारी उपाधि है ना, इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसने अपने शासनकाल में बहुत से चैत्य स्तूपों का निर्माण करवाया था, यानी कि इसका झुकाव फिर बौद्ध धर्म की ओर हो गया था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के जो अच्छे अच्छे निर्माण कार्य है ना उनका निर्माण करवाया था, यानी कि चैत्यकारी, यानी बहुत से चैत्यों का निर्माण कराया था, तो इसे हम चैत्यकारी कहते हैं। फिर आएगी महेंद्र विक्रम। महेंद्र वर्मन है तो महेंद्र विक्रम उपाधि कटेंगे इसकी।
चैत्यकारी महेंद्र विक्रम, जिसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि यही है इसकी चैत्यकारी। वैसे बहुत सी उपाधियां हैं इसकी भी, क्योंकि संगीतकारी है तो संगीतकारी, बहुत सी उपाधियां हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो कि सबसे अलग हटके है, और ये उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान में रखना कि जो भारत में यानी कि पल्लव वंश के जो शासक है ना, इनमें मंदिर निर्माण शैली का प्रारंभ इसी ने किया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। पल्लव शासकों में मंदिर निर्माण शैली का प्रारंभ किसने किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ओके, इसके बारे में ये फैक्ट बनते हैं और ज्यादा फैक्ट इसके बारे में नहीं बनते हैं, ये फैक्ट बनेंगे इसके बारे में। इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक होता है फिर हमारा नरसिंह वर्मन, जिसके बारे में आपको दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे याद भी रखना चाहो तो आप बहुत से फैक्ट बनते हैं। जैसे अगर इस वीडियो को लंबा करना होता है टीचरों को तो बताएंगे बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ये आसपास के राजाओं को जीत लेता था, ये क्षेत्र में बहुत सी युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका कि ये किन किन राज्यों को जीत रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ युद्ध कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं बनते। युद्ध में से अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो जो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध है ना उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे दक्षिण भारत में इतना महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ, जो पल्लव वंश के शासक है ना इनमें इतना महत्वपूर्ण युद्ध नहीं हुआ। तो आइए नरसिंह वर्मन के बारे में देखते हैं। तो इसकी उपाधि थी वातापी कुंड। नरसिंह वर्मन की उपाधि थी वातापी कुंड। ओके, ये उपाधि आपको ध्यान में रखना है कि नरसिंह वर्मन की उपाधि कौन सी थी। नरसिंह वर्मन की उपाधि थी वातापी कुंड, क्योंकि ये उपाधि इसकी सबसे अलग हटके थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अलग हटके जो उपाधि होती है ना वही एग्जामिनर पूछता है। तो वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन ने, यानी नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ह्वेनसांग कांचे आया था, यानी कि ह्वेनसांग नरसिंह वर्मन के शासन काल में ही कांचीपुरम में आया था। यहाँ पे पड़ता है कांचीपुरम। मैंने मैप के जरिए बताया आपको कि इनका शासन कहाँ था, तो इनका शासन यहाँ था, उत्तरी पैनार से लेके यहाँ तक इनका शासन था। तो हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग है ना, ह्वेनसांग इन्हीं के शासन काल में कांचीपुरम आया था। ओके, किसके शासन काल में? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। तो ये किसके बारे में? नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इसके बीच में दो शासक हुए थे जो इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, इस कारण मैंने उनका वर्णन नहीं किया है। कौन कौन से शासक हुए थे इसके बीच में? इसके बीच में एक हुआ था महेंद्र वर्मन द्वितीय और दूसरा शासक हुआ था परमेश्वर वर्मन। लेकिन वो दोनों शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं थे तो मैंने उन शासकों को यहाँ पे लिखा नहीं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ नरसिंह वर्मन द्वितीय की। तो यह भी काफी शक्तिशाली शासक था, या कह सकते हैं काफी योग्य शासक था। तो इसकी दो उपाधियां ध्यान में रखना आप, शंकर भक्त, आगम प्रिय। इन उपाधियों से आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये भगवान शिव का उपासक था। शंकर भक्त यानी भगवान शिव का उपासक था। ये कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय भगवान शिव का उपासक था। इसकी उपाधि है दूसरी आगम प्रिय, यानी साहित्य में ये भी निपुण था। और गंगे चोलपुरम है ना उसमें बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था इसने। किसने? इसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने गंगेचोरपुरम में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, या बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी को हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे है ना इसे बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं या बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ओके, याद रह जाएगा। इसके बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान में रख लेना कि इसका दरबारी कवि था दंडीन। दरबारी कवि कौन सा था इसका? दंडीन इसका दरबारी कवि था। किसका? तो वह था नरसिंह वर्मन द्वितीय का। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो वह था दंडीन। ये क्वेश्चन याद में रखना। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन सा था? तो दंडीन था। मैं के जरिए समझाता हूँ आपको कि इनका शासन कहाँ था। तो इनका शासन था यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पल्लव वंश है। और इधर है ये वेंगी जो है चालुक्य वंश है ना। चालुक्य वंश आपको पता है कि 2-3 भागों में विभाजित था, पूर्वी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। तो ये चालुक्य वंश है। और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश है। ये मैप में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश है। तो इन शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक हुए ना ये, तो ये इधर राष्ट्रकूटों की तरफ नहीं जा पाए और इधर चालुक्य शासक है। और दक्षिण में आपको दिख रहा है पांड्य शासक है, इधर दक्षिण में चोल शासक पड़ रहे हैं इनके। तो ये इनकी राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि यहाँ पे पड़ता है। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। और ये मैप की लोकेशन के जरिए आप देख सकते हो। तो ये लोकेशन है और इधर जो राष्ट्रकूट है बीजापुर की तरफ है। बीजापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये इधर के शासक थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है एक अंतिम शासक में से कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पल्लव वंश का
पल्लव वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम अंतिम शासक, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। ओके, ये क्वेश्चन था, आपको पता है, बस इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन फंसेगा तो इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन और बाहर नहीं जाएगा इनसे। दो चीज तो आपको कॉमन है, आपको पता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है। एग्जामिनर पूछेगा संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो बस एग्जामिनर ये दो ही क्वेश्चन उठाता है ज्यादातर, तो इन जो छोटे राजवंश है ना उनमें से एग्जामिनर दो ही क्वेश्चन उठाएगा, इस वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो ये दो क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये थे इनके सारे फैक्ट, ये फैक्ट आपको याद रखने ही रखने हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सारे फैक्ट मैंने मिलाए हैं, एग्जाम में आए हुए फैक्ट है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने, इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि इतना बड़ा राजवंश नहीं है। अगर बड़ा राजवंश होता तो मैं आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में से देता, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना वो दिया है मैंने यहाँ पे, और इनमें से सारे फैक्ट है ना ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको डीपली में से पढ़ाने के लिए मैंने वो सारे फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो ठीक है, ये था हमारा पल्लव वंश के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।